मल्टीपल लोन्स या डिपॉजिट्स, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट राइज होता है एन्युइटीज़ का और परपेचुइटीज़ का। मल्टीपल लोन्स क्या होता है, देखिए हमने कहा कि एक लोन लिया और उस एक लोन को जो है ना वो हमने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और वो जो इंटरेस्ट जो है वो हम लोगों ने पे कर दिया। ऐसा हो सकता है कि किसी भी कंपनी के अंदर या किसी बिजनेस के अंदर एक से ज़्यादा इंटरेस्ट है और एक से ज़्यादा लोन्स जो हैं वो उन्होंने लिए हैं या दिए हैं डिफरेंट डेट्स के ऊपर और डिफरेंट अमाउंट्स के ऊपर। तो मल्टीपल लोन्स या मल्टीपल डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट राइज होता है। इसमें अगर आपके पास एक से ज़्यादा लोन्स या एक से ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं ना, तो आपने क्या करना है, हर डिपॉजिट को और हर लोन को अलग अलग कैलकुलेट करना है। हर डिपॉजिट और हर लोन की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसको हम लोगों ने अलग अलग उसकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपके मल्टीपल लोन्स के अंदर एक रूल ये हो कि आपके पास बहुत सारे अमाउंट्स हैं जो आप ले रहे हैं या आप दे रहे हैं और उसमें एक पैटर्न है, उसमें एक पैटर्न है और वो पैटर्न क्या है कि सेम अमाउंट, एक तो अमाउंट सेम होनी चाहिए, आफ्टर सेम टाइम पीरियड एट द सेम रेट अगर ऑफर हो रही है तो उसे हम एन्युइटी कहते हैं। सेम, तीन कैटेगरीज हैं, ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, ये पूरी होनी चाहिए, सेम अमाउंट, सेम टाइम पीरियड और सेम रेट, ठीक है। जैसे अक्सर ऐसे होता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ लेते हैं, हर एक महीने बाद आप उसके ऊपर जो है ना वो 10% इंटरेस्ट जो है ना वो पे, या हर एक महीने बाद आप उसके ऊपर फॉर एग्जांपल 5,000 की पेमेंट करते हैं, ठीक है। और उसमें जो रूल है पहला ये कि 5,000 यानी कि जो पेमेंट की अमाउंट है ये फिक्स होनी चाहिए। दूसरा जो है टाइम पीरियड जो है ये भी आपका फिक्स होना चाहिए और तीसरा जो है वो रेट जो है ये भी आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जब फिक्स होती हैं तो इनको हम अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट फार्मूला है, एक कंबाइन तरीके से भी हम इनको इकट्ठा कर सकते हैं और उसको हम लोग कहते हैं एन्युइटी, ठीक है जी। एन्युइटी बेसिकली पेमेंट्स होती हैं जो एक से ज़्यादा पेमेंट्स हैं, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 100, 60 इस तरह से पेमेंट्स होती हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर उसका टाइम पॉइंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको स्टार्ट करें, हर साल हम पाँच पेमेंट्स करनी है, हर साल हम पेमेंट कर रहे हैं, पहले साल एक पेमेंट, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, फिर 5वें साल, तो इस तरह से आप लोग एक इक्वल टाइम पीरियड के बाद पेमेंट कर रहे हैं और अमाउंट भी सेम होती है। तो फिर ऐसे केस में ये जो कैलकुलेशंस होती हैं ये हम थोड़ा ईजीली और क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बजाय इसके कि हर पेमेंट को अलग अलग कैलकुलेट करें, हम सारी पेमेंट्स को कंबाइन करके कैलकुलेशन कर सकते हैं और वो आंसर हमारा फिर भी वही आएगा। देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 पेमेंट्स हैं, 5 पेमेंट्स हैं। पहली पेमेंट जो है वो आपने की है इस डेट के ऊपर 1,000 रुपये की, दूसरी पेमेंट आपने इस डेट के ऊपर किया 1,000 रुपये की, तीसरी आपने इस डेट पे किया 1,000 रुपये की, चौथी आपने इस डेट पे किया 1,000 और 1,000, ठीक है जी। आपने जो है वो कितनी पेमेंट्स कर दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पेमेंट्स की हैं जी, 5 पेमेंट्स हैं। पेमेंट आपकी जो है ना वो साल के शुरू में पेमेंट हो रही है, ये आपका एक साल ईयर 1, ये आपका ईयर 2 है, ये आपका ईयर 3 है, ये आपका ईयर 4 है और ये आपका ईयर 5 है। तो हर साल के स्टार्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं। तो इसकी फ़र्ज़ करें कि आपसे पूछा जाए कि इन 1, 2, 3, 4, 5 इन पाँचों पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू बताएं, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू या इक्विवेलेंट फ्यूचर वैल्यू, हम लोगों ने कल भी बात की थी कि जो हमारी एस या पी होती है ये बेसिकली इक्विवेलेंट वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स में वो इक्वल नहीं होती, मनी टर्म्स में एक बड़ी एक छोटी होती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर उन दोनों में इक्वलेंस पाई जाती है, वो दोनों इक्वल होती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ जी इन सारी पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके दें, तो आप हर एक की प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये 1,000 जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू तो यही है, इस 1,000 की प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप इसको 1 साल पर डिस्काउंट करेंगे, इस 1,000 की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 साल पर डिस्काउंट करेंगे, इस 1,000 की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 3 साल और इसको 4 साल पर डिस्काउंट करेंगे। हर एक की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, तो आप लोगों के पास सिंपल इनिशियल डेट के ऊपर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इन 4 कैलकुलेशंस करने के बाद 5वीं कैलकुलेशन ये है कि सारों की प्रेजेंट वैल्यू को ऐड किया जाए, तो हमारे पास एक प्रेजेंट वैल्यू आएगी जो कि इस डेट की प्रेजेंट वैल्यू आएगी, ठीक है जी। करके देखें ज़रा, 1,000 है, 1,000 इंटू ये दूसरा वाला, पहले वाले का आंसर आता है जी 1,000, दूसरे वाले का आंसर आता है 1,000 इंटू 1.1, फॉर एग्जाम्पल 10% रेट है, रेज टू पावर -1। तीसरे वाले का आता है 1,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2। चौथे वाले की पेमेंट का आंसर आता है 1,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3 और 5वें वाले का आता है जी 1,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -4। तो ये 5 पेमेंट्स हैं,
ठीक है जी। तो ये हमारे पास कितना आंसर आएगा जी इसका, आप कैलकुलेटर पे सारा सीधा सीधा भी पुट करके देख सकते हैं, या वैसे भी आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं 1 बाय 1 भी कि इसका ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है और ये आंसर आ रहा है। बताते हैं 43.4। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की है हर कैश फ्लो की, इंडिविजुअली अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद इनको जमा किया। लेकिन इस सारे काम का एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, इस सारे काम का एक शॉर्टकट फार्मूला भी है। बजाय इसके कि हम सारी कैलकुलेशंस अलग अलग करें, हम कैलकुलेशंस करते हैं इसकी कुछ इस तरीके से। हम कहते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -5, 5 पेमेंट्स है ना, -5 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो ज़रा देखें क्या आंसर आता है इससे। बच्चों से कैलकुलेशन करवाने का ना एक मसला ही होता है, कभी कभार ना कोई भी कैलकुलेशन गलत हो ना तो आंसर आउट हो जाता है, तो सारा गेम शो खराब हो जाता है। तो 1 माइनस 1 प्लस 0.1 यानी कि 1.5 रेज टू पावर -5 4169 ले जनाब, वही हुआ ना, 4169, पीछे वाले इसका भी यही था 4169। ये वाला जो था ये मेरा ख्याल है आपने ये किया होगा कि आपने 1000 शुरू वाला ऐड नहीं किया होगा, ये एंड पे कोई कैलकुलेशन में गलती की होगी। तो ये हमारा बनता है जी 4169। चेक करें, दोनों तरीकों से चेक करें, इस तरीके से भी चेक करें और इस तरीके से भी चेक करें। जब तक सबका आंसर इक्वल नहीं आता उससे आगे हम नहीं चलते। वो है 1000 प्लस 1000 रेज टू पावर -1.1, 1000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -1, 1000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -2, 1000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -3 और -4, 4169। यानी कि फ्यूचर की कैश फ्लोज वही आ गया, सबका वही आ गया, सबका सेम आ गया। अच्छा, बेसिकली मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा था कि ये जो एनुइटीज़ होती है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं होती। ये एनुइटीज़ वही चीज़ होती है जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखी है। सिर्फ इसमें फ़र्क ये होता है कि वो जो बहुत सारी कैलकुलेशंस आपने अलग अलग करनी थी वो आप इकट्ठी ही कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, वो आप इकट्ठी कर लेते हैं यहाँ पे इस एक फैक्टर से, ठीक है। ये जो फैक्टर होता है ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन है ऑफ द पेमेंट्स, जो कि ये 5 पेमेंट्स हुई हैं। अब फर्ज करेंगे 5 पेमेंट में तो आसान था, आपने जल्दी जल्दी कर लिया। आपने लेट्स सपोज के मंथली पेमेंट्स करते हैं और 5 सालों तक पेमेंट्स करनी है, 60 पेमेंट्स बनती हैं। 12 महीने 1 साल में होते हैं और 5 सालों में 60 पेमेंट्स बनेगी। अब इस कैलकुलेशन से 60 महीनों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना एक बहुत लेंथी काम होगा, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। इसमें हमने सिर्फ ये करना है कि -5 को -60 कर देना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाना है। तो बेसिकली अगर हम कोई परफेक्ट मैथ या अप्लाइड मैथ पढ़ रहे होते तो मैं आपको इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला एक्सट्रैक्ट करना भी सिखाता, क्योंकि बेसिकली इसी फार्मूले को इकट्ठा करके ये फार्मूला बना हुआ है। तो ये जो एनुइटीज़ होती हैं बेसिकली ये कंबाइंड प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होती हैं, मल्टीपल कैश फ्लोज की, जिनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन वो उससे हमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। तो एनुइटीज़ जो होती हैं बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट की ही मल्टीपल टाइप एप्लीकेशन को शॉर्ट करके लिखा गया है, ठीक है जी। तो एनुइटीज सेम अमाउंट आफ्टर सेम टाइम पीरियड एट द सेम रेट हमारे पास बनती हैं। अच्छा, अब इसमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू उसी तरीके से हम फ्यूचर वैल्यू को S से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इनके 2 फार्मूले डिपेंड करता है कि पहली पेमेंट कब होती है। अगेन 2 तरह के फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले एक जैसे ही हैं तकरीबन, उनमें सिर्फ एक छोटे से फैक्टर का फर्क है। ये डिपेंड करता है कि पहली पेमेंट कब हो रही है। अगर पहली पेमेंट आपने देखना है पहला साल और पहली पेमेंट, अगर पहला साल और पहली पेमेंट ऐसे है कि पहली पेमेंट स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर हो रही है तो इसको हम कहते हैं एन्युटी ड्यू, और अगर पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड हो रही है तो इसको हम कहते हैं एन्युटी ऑर्डिनरी, ठीक है। एन्युटी ऑर्डिनरी के केस में फिर पहली पेमेंट यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी और चौथी और 5वीं यहाँ पे होगी इस डेट के ऊपर। लेकिन एन्युटी ड्यू के केस में पहली यहाँ पे हो रही है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, और 5वें साल के एंड पे कोई पेमेंट नहीं होती है,
ठीक है। एन्युटी ड्यू और एन्युटी ऑर्डिनरी, इन दोनों में फ़र्क समझ लीजिए कि एन्युटी ड्यू के केस में आखिरी साल के एंड पे कोई पेमेंट नहीं होती है और एन्युटी ऑर्डिनरी के केस में पहले साल के शुरू में कोई पेमेंट नहीं होती, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनमें पेमेंट्स आपने फ़ौरन करनी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें पेमेंट आपने टाइम पीरियड गुजरने के बाद करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोन लेंगे तो लोन के अंदर पहली पेमेंट आपकी पहले पीरियड के एंड पे होगी ना। आप आज बैंक से लोन ले और वो कहे आज ही पहली किस्त दो, तो वो तो कहेगा कि यार मेरे साथ तो मजाक ही हुआ, फिर मैं लोन ज़रा ज़्यादा मुझे दे दें क्योंकि आपने आज मेरे से पहली किस्त वापस ले लेनी है। तो बैंक का लोन जो है वो बेसिकली पहले साल के एंड पे होता है। इसी तरह से जब आपने कोई डाउन पेमेंट किया है तो वो डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट के बाद बाकी चीज़ों की आपने इंस्टॉलमेंट कराई है तो वो ये थोड़ी कहेगा कि डाउन पेमेंट भी दो और पहली इंस्टॉलमेंट भी आज ही दो। उसे कहेंगे ना यार पहली इंस्टॉलमेंट तो महीने बाद लेना या साल बाद लेना, सही है जी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं नॉर्मली ये एन्युटी ऑर्डिनरी के अंदर ही फॉल करती हैं। एन्युटी ऑर्डिनरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, घर के लिए लोन ले लिया, मॉर्टगेज का मतलब है कोई चीज़ आपने लोन पे ले ली है, या कूपन बेरिंग बॉन्ड्स, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जिनके ऊपर ऑर्डिनरी आपका जो है ना वो एन्युटी लगती है। इसी तरह से एन्युटी ड्यू ऐसी चीज़ों के ऊपर लगती है जिनकी पेमेंट आप पहले करते हैं और वो सर्विसेज आप बाद में हासिल करते हैं। जैसे रेंट, जैसे कॉलेज की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस आप पहले देते हैं और रेंट भी आप पहले देते हैं, फिर आप वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना वो पेमेंट इन एडवांस होती है, यानी कि आपने पहले पेमेंट करनी होती है, ठीक है जी। तो एन्युटी ड्यू इसको पेमेंट इन एडवांस या रिसीट्स इन एडवांस भी कहते हैं। जैसे रेंटल पेमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस भी इसी तरह से होती है कि आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पहले पे करते हैं, फिर उसके बाद आगे टाइम पीरियड के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस आपकी सिक्योर होती है। प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले आप लोगों को डेफिनेटली पता है, इन दोनों के सामने भी लिखे हुए हैं। फार्मूले के अंदर कोई याद कराने वाली चीज़ नहीं होती। एस स्टैंड्स फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी, कैपिटल आर इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर टी ओवर एन ओवर आर माइनस 1, और इसका प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला 1 माइनस 1 प्लस आर एस टू पावर माइनस टी ओवर आर होता है, ठीक है जी। इसी तरह से एन्युटी ड्यू एक ऐसी एन्युटी होती है जिसमें पहली पेमेंट एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड होती है। इसमें एस और बी के फार्मूले वही हैं जो एन्युटी ऑर्डिनरी के फार्मूले हैं, बस उसमें 1 प्लस आर का फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नॉर्मली जो 1 प्लस आर का फैक्टर होता है ना, ये आपका, क्योंकि 1 और उसमें आपने टैक्स रेट उसमें आपने रेट ऐड करना है, तो रेट कुछ परसेंटेज में होता है, 5%, 7%, 10%, इस तरह से। तो इसका आंसर 1 प्लस आर का जो होता है ना, उसकी वजह से ये इंक्रीज ही होता है आंसर। कोई भी चीज़ देखें ना, कोई नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहता है। क्या ख्याल है? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। लेकिन जब उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 1.2 से जब हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6 आएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि 5 को या किसी भी नंबर को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर 5 को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छोटा हो जाएगा। 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? 4, ठीक है जी। 0.8 से मल्टीप्लाई करें अगर 5 को 0.8 से तो क्या आंसर आता है? 4। यानी कि हम नॉर्मली हमारे जहन में ही आता है ना, किसी चीज़ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो बढ़ जाती है, लेकिन वो नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से छोटा होगा तो वो नंबर भी, आंसर भी छोटा हो जाएगा। तो एक फैक्टर है ये वाला सारा का सारा, इस फैक्टर को हम 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बड़ा होगा। और ये पूरा का पूरा जो सर्कल के अंदर फैक्टर है ये वही है जो ये सर्कल के अंदर फैक्टर है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सम ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी इंटू 1 प्लस आर, ठीक है। यानी कि इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप ये है कि सम ऑफ एन्युटी ड्यू सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी से बड़ा होता है। ये 15 लिखा हुआ, SO लिखा हुआ है। इन दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ एन्युटी ड्यू सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? अगर आपको सम ऑफ एन्युटी ड्यू दिया गया हो, सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी फाइंड कर सकते हैं आप। कैसे? हमें पता है कि सम ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल टू सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर, ठीक है जी। तो सम ऑफ एन्युटी ड्यू दिया हो, सम ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी फाइंड आउट करना है तो 1 प्लस आर उधर जाके डिवाइड कर दें। यही रिलेशनशिप इनका प्रेजेंट वैल्यूज के दरमियान में होता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, वो कहता है भाई फाइंड आउट करके बताएं एन्युटी ड्यू और एन्युटी ऑर्डिनरी में से एन्युटी ड्यू दिया हो, रेट दिया हो और आपको फाइंड आउट करने के लिए कह दे क्या? दूसरा वाला। तो फिर आपने फाइंड आउट करना है इस रिलेशन से। यही रिलेशन इनका प्रेजेंट वैल्यू के दरमियान में भी होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी से छोटी होती है,
बस उसको 1 + r से मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के इक्वल हो जाती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी छोटी होती है, उसको 1 + r से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी होके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के इक्वल हो जाएगी। तो जब पेमेंट शुरू में हो जाती है तो फिर जल्दी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। इसलिए चाहे प्रेजेंट वैल्यू लें चाहे फ्यूचर वैल्यू लें, उसका आंसर बड़ा होता है। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्ट वाला फार्मूला है वो याद रखिएगा कि इंटरेस्ट जो हमने कहा था कि s - p के इक्वल होता है, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा एन्युटीज के अंदर। ठीक है, आई इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के केस में या कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में लगता है। एन्युटीज के केस में ये जो एस और ये वाला जो पी है जो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसमें ये फार्मूला नहीं लगता। तो इसके लिए इंटरेस्ट के दो फार्मूले हैं। अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू दी गई हो तो आप फार्मूला यूज करेंगे आई इज इक्वल टू एस माइनस आर एन टी। कैपिटल आर से मुराद है पीरियोडिक पेमेंट, एन से मुराद है वो मंथली कंपाउंडिंग, और टी क्या है, टाइम। और अगर आपके पास पी दिया गया हो तो आर एन टी माइनस पी, ये आपने करना है, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा जो आपका एन्युटीज के अंदर इंटरेस्ट होता है वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अच्छा जी, मल्टीपल कंपाउंडिंग के केस में आपने एन फाइंड आउट करना है, और जहां जहां पे फार्मूले में एन है उसको, जहां जहां पे फार्मूले में आर है उसको एन से डिवाइड कर देना, और जहां जहां पे फार्मूला में टाइम है उसको एन से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर इसमें मल्टीपल कंपाउंडिंग इन ईयर होगी तो आर ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाई एन, आर ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाई एन, आर ओवर एन टी मल्टीप्लाई बाई एन। ठीक है जी, टी मल्टीप्लाई बाई एन आर ओवर एन, और ना सिर्फ ये बल्कि ये वाला आर भी एन पे डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ईयर के केस में हमारा फंडा बिल्कुल सीधा है, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है कि जहाँ जहाँ पे मल्टीपल कंपाउंडिंग्स होगी, साल में एक से ज़्यादा कंपाउंडिंग होगी, हम एन फाइंड आउट करेंगे और एन जहाँ जहाँ पे रेट है उस पर एन को डिवाइड कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे टाइम है एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ईयर आ जाएंगी। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन, कोई भी सवाल जब तक एग्जामिनर खुद ना बताए उस वक्त तक वो सवाल हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी से ही सॉल्व करेंगे। अगर वो क्वेश्चन में बता दे कि पहली पेमेंट जो है वो एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड हो गई है, या वो ये बताए कि ये एन्युटी ऑर्डिनरी ड्यू है या पेमेंट्स रिसीव्ड इन एडवांस है, इस तरह की कोई इंडिकेशन देगा तो फिर हमें पता चलेगा कि ये जो है ये तो एन्युटी ड्यू है। ठीक है जी, एन्युटी ड्यू है। ए क्वेश्चन इज बाय डिफॉल्ट ए क्वेश्चन ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी अनलेस इट इज स्पेसिफिकली रिटन इन द स्टेटमेंट दैट द क्वेश्चन इज फॉर एन्युटी ड्यू। ठीक है जी, कि ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर बताया गया हो। तो एन्युटीज के अंदर किसी का कोई सवाल, एन्युटीज के अंदर बस इतना ही है, आपको वो पेमेंट्स बता देगा, आपने पेमेंट फाइंड आउट करनी है। अब इसमें जो है वो छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे पहले परपेचुटी को देख लेते हैं। देखिए, परपेचुटी भी होती है सेम अमाउंट आफ्टर सेम टाइम पीरियड एट द सेम रेट, लेकिन उसमें एक चौथी कैटेगरी भी आ जाती है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड, यानी कि उसमें टाइम पीरियड अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड टाइम तक आप ये काम कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, इसके एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि आपने एक बैंक में इन्वेस्ट किए 10,000, इसके ऊपर रेट था 10%, पहला साल गुजरा, आपको 10% रेट इंटरेस्ट मिला, 10,000 में 1,000 ऐड हुए, टोटल आपके बने कितने, 11,000। आप बैंक वालों के पास गए, आपने उसे कहा यार मैंने 1,000 रुपया विड्रॉ करना है, उसने कहा ठीक है यार तुम्हारे पैसे ले जाओ। आपने 1,000 रुपया विड्रॉ किया, बैंक में आप कितने रह गए, 10,000। एक साल मजीद गुजरा, 10,000 रुपये के ऊपर आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला 10% के हिसाब से। आप फिर बैंक वालों के पास गए, उन्हें कहा यार 1,000 रुपये मुझे चाहिए, मुझे दे दें। उसने कहा ले जाओ तुम्हारे ही पैसे, पीछे कितने रह गए, 10,000। एक साल और गुजरा, 10,000 रुपये के ऊपर आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला, हुए 11,000। 11,000 में से आपने 1,000 फिर निकाल लिया, पीछे रह गए फिर दोबारा 10,000। ये काम आप कब तक कर सकते हैं, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक। यानी कि आप हर दफ़ा ये करेंगे कि जितना उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है उतना बीच में से निकाल लें, यानी कि बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट है उतना ही आपका विड्रॉल है।
तो ये काम अनलिमिटेड टाइम तक हो सकता है, इसे परपेचुटी कहते हैं। बेसिकली परपेचुटी की बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप के काम किए जा सकते हैं। हम लोग यानी कि बिजनेस में भी ऐसे ही करते हैं ना कि बिजनेस में से प्रॉफिट हम अपना ले लेते हैं, बाकी पैसा बिजनेस के अंदर लगा रहता है, फिर दोबारा बिजनेस काम करता है 1 साल, उसमें से हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बिजनेस अपना काम करता रहता है, फिर दोबारा बिजनेस एक काम करेगा, आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, हर साल आप उसमें से सिर्फ प्रॉफिट निकाल लें। तो परपेचुटी इस तरह की पेमेंट्स को कहते हैं जो आपने अनलिमिटेड पीरियड के लिए कुछ विड्रॉल्स या कुछ पैसे आपने निकालने हैं, तो आपने बेसिकली हर टाइम पीरियड के लिए 1000 रुपीज़ निकालते चले जाने हैं। ठीक है जी। तो इसे इसलिए ये पॉसिबल होता है अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक, कि अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना रिक्वायर्ड नहीं होता और पॉसिबल भी नहीं होता। यू कैन नॉट फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि आप इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम, कोई एंड होगा तो फिर आप उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। हाँ, किसी एक खास डेट की कि यार आज से 10 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू बता दें क्या होगी, तो हम सिंपल है, हम हर साल 1000 निकालते चले जा रहे हैं, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10,000 हो जाएगी। लेकिन यह है कि वो आप सारे पैसे निकालते जा रहे हैं, इसकी फ्यूचर वैल्यू वहाँ पर भी 10,000 ही पड़ी होगी, क्योंकि इसमें हर साल आप लोग वैल्यू माइनस करते चले जा रहे हैं। तो जनाब हाँ, जो इसका इंटरेस्ट है वो इसमें से माइनस करते चले जा रहे हैं। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए अगेन आपने ये देखना है कि आप जो पहला विड्रॉल ले रहे हैं, ये आपकी पेमेंट्स है बेसिकली जो आप वापस ले रहे हैं, ये स्टार्ट ऑफ द ईयर ले रहे हैं, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर या एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ले रहे हैं। अगर आप स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर ले रहे हैं तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग परपेचुटी ड्यू कहते हैं, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर ओवर आर है। ये ऐसे लिखा हुआ है, आर प्लस आर ओवर आर। लेकिन अगर आपकी पहली पेमेंट जो है वो पहले साल के अख्ताम पे आ रही है, तो डैट इज बेसिकली कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। ठीक है जी, कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? पीरियोडिक पेमेंट, वो पेमेंट जो आप हर दफा रिसीव करते हैं। स्मॉल आर क्या है? टैक्स आपका रेट। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका होगा। और यहाँ पे भी अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग्स इन ईयर हो तो फिर क्या करेंगे? आर को एन से डिवाइड करते हैं। कौन से वाले को? छोटे वाले को। वो हमारा रेट है। कैपिटल आर तो हमारा पीरियोडिक पेमेंट है। तो परपेचुटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, और वो आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये है जनाब हमारा परपेचुटी और एन्युटी। इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि मेन काम बेसिकली हमारा क्वेश्चंस करना ही है। कल तो जरा कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हम लोगों का नॉर्मली इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सवालों को सॉल्व करना। पहला सवाल देखते हैं। ए बोरोड ₹500,000 टू बाय ए हाउस। अच्छा, घर बाय करने के लिए कोई चीज़ और बाय, साइकिल परचेज कर ली, गाड़ी परचेज कर ली, इस तरह की चीज़ों को बाय करने के लिए जो उसकी करंट परचेज प्राइस होती है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। बच्चे उसको फ्यूचर वैल्यू समझते हैं। भाई आज उसकी क्या प्राइस है वो आपने उसकी करंट प्रेजेंट वैल्यू समझनी है। तो ए बोरोड ₹500,000 टू बाय ए हाउस इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट फॉर 20 years एंड 10% इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, व्हाट विल बी द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट? कैपिटल आर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। उसने 5 लाख रुपए का जो है वो लोन लिया है। तो बेसिकली ये लोन जो है ये इसका प्रेजेंट वैल्यू है, और 20 साल इसका टाइम है, 10% इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और एनुअल इंस्टॉलमेंट साल में वो एक ही इंस्टॉलमेंट पे करता है। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगेगा r इंटू 1 माइनस 1 प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर 1 प्लस आर, नहीं खाली आर। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताएं कि ये एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है। तो उसने कुछ नहीं बताया, तो एन्युटी ऑर्डिनरी कंसिडर की जाएगी। सॉल्व करें ज़रा। 500,000 1 माइनस 1 प्लस व्हाट इज द रेट? 0.1 रेज़ टू पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट आता है डाउन पेमेंट का भी, कि भाई डाउन पेमेंट कर दी है, तो जो डाउन पेमेंट है वो आपने प्रेजेंट वैल्यू में से माइनस करनी होती है। अक्सर बात वो आपको कहते हैं कि इतनी हमने डाउन पेमेंट किया, बाकी हमने पेमेंट्स की हैं इतनी सारी, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जमा करके और उसको डाउन पेमेंट में ऐड करके टोटल कैश प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं कि जी कैश प्राइस फाइंड आउट करें, तो हम लोग कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैश प्राइस किसी भी चीज़ की इधर तो दी हुई है ना 5 लाख, ऐसे हो सकता है वो कहे कि हमने फ्यूचर में इतनी पेमेंट्स की हैं, तो उसकी जो है ना वो कैश प्राइस ये बताएं कितनी। तो कैश प्राइस होती है हमेशा डाउन पेमेंट जो उसको करने की है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। तो फ्यूचर की जितनी भी पेमेंट्स की हैं उनको जमा करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपकी सेल प्राइस बनती है, तो कैश प्राइस बनती है। तो इस तरह के सवालों में अगर कैश प्राइस पूछे
तो आपने कहना है कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होती है? वो अप फ्रंट पेमेंट होती है असल में, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। गलत हो गया? वो कैसे? आंसर और आ रहा है? अच्छा अच्छा, आर फाइंड आउट करना था। ये पी जो है ये 500,000 है, ठीक है। तो क्या आंसर आता है जी? अब पहले ये वाला फैक्टर कैलकुलेट कर लें। अगेन कल हम टेबल्स की बात कर रहे थे कि टेबल दिए गए होते हैं, तो इस पूरे के पूरे फैक्टर का एक टेबल होता है 1 - 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -20 ओवर 0.1। इस टेबल को क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल कहते हैं, ठीक है। वो जो था वो प्रेजेंट वैल्यू टेबल था, इसके टेबल को क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल कहते हैं। तो क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू टेबल में एक तो वहां पे पहुंचते पहुंचते भी टाइम लगता है, यानी कि आपने 4, 5, 7 सफ़े पलटने होते हैं, फिर उधर जाके देखना होता है 20% टाइम पीरियड हो और रेट 10% हो, तो क्या आंसर आता है। दूसरा ये कि वो उस सारी रेट्स और सारे टाइम्स के लिए नहीं होता। अगर फर्ज करें कि आपका रेट जो है वो 14.5% है, तो फिर आप नहीं कर सकते उसको ना, टेबल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें 14% होगा या 15% होगा। 58,729 ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चंस और इस तरह की चीज़ें आई एम श्योर आपको समझ आ गई हैं। अली पेड 34434 पर मंथ फॉर 3 years टू पे बैक ए लोन। ये क्या है? अब अली भाई ने ये पेमेंट की है, पीरियोडिक पेमेंट है, कैपिटल आर। कैलकुलेट द अमाउंट बोरोड बाय अली एंड इंटरेस्ट पेड देयर ऑन। उसने कितनी अमाउंट बोरो की है। अब वो बोरो की है तो उसने आज की है ना, आज की तारीख में। तो ये जो आज की तारीख में अमाउंट होती है ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो बेसिकली उसने पूछा है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें कि कितनी होती है, और इंटरेस्ट जो है वो पूछेंगे वो कितना होता है। इफ इंटरेस्ट वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 14.5%, रेट जो है वो आपका 14.5% है, ये लें यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे टेबल हमारा काम नहीं करेगा। ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन ए मंथली बेसिस। अब ये मंथली बेसिस के ऊपर है, इसका मतलब ये है कि पेमेंट भी मंथली होनी चाहिए, जो पेमेंट है वो आपकी मंथली होनी चाहिए, और आपका जो रेट है वो भी मंथली बेसिस पे होना चाहिए। अब ये मंथली बेसिस का मतलब ये है कि ये 14.5% पर एनम कंपाउंड मंथली रेट है, 14.5% कंपाउंड मंथली रेट है। तो इसमें हम सिंपल उसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाएंगे। ऑर्डिनरी लगेगा, ड्यू लगेगा, ठीक है जी। इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट वाज चार्ज एट दिस, और अमाउंट उसने मंथली पे किया है, ना ये बताया कि सिंपल वो एट द स्टार्ट पे किया ना एंड पे। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? ऑर्डिनरी अज्यूम करेंगे। तो कैपिटल आर इंटू 1 - 1 + r रेज़ टू पावर -t डिवाइडेड बाय r, ठीक है। डिवाइडेड बाय r लिखने से किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास n आएगा तो हम r को n से डिवाइड करेंगे और टाइम को n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली ये वाला जो फैक्टर बनता है ना, अगर t और n को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये t × n, स्मॉल t स्मॉल n, ये हमारी टोटल पीरियोडिक पेमेंट्स बनती हैं। क्या हमने टोटल कितनी पेमेंट्स की हैं? अब देखें कि उसने कितनी देर तक पेमेंट्स की हैं। पर मंथ फॉर 3 years, टाइम कितना है? 3 साल है। तो जो 3 साल है इसमें हर महीने उसने पेमेंट्स की हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसने 12 × 3 36 पेमेंट्स की हैं, ठीक है। तो कभी कभार वो आपको ये भी कह सकता है कि आप बताएं, ये ना बताएं टाइम कितना है, ये ना बताएं n कितना है, ये बताएं कि कितनी पीरियोडिक पेमेंट्स हैं। तो t को n से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या सारे सवाल हो गए इसके पीछे वाले? अभी कहाँ हो गए? अभी हम इधर हैं। अच्छा जी, अब्दुल अलीम साहब ने बाइक परचेज किया और डाउन पेमेंट किया 100 रुपये की। उन्होंने कहा है कि मैं 60 पर मंथ पे करूंगा मजीद फॉर 1 year। इंटरेस्ट रेट वाज 7% कंपाउंड मंथली। व्हाट वाज द कैश प्राइस ऑफ द बाइक? की हमने बात कर ली है कि कैश प्राइस जो होती है वो डाउन पेमेंट। असल में ये डाउन पेमेंट का वर्ड जो है ये तो हम लोगों ने बस आता है किताबों में, तो हमने लिख लिया। ये अप फ्रंट पेमेंट इसको असल में कहते हैं। डाउन पेमेंट का मतलब होता है फ़ौरन जो आपने पेमेंट कर दी है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। तो ये हमारी कैश प्राइस के इक्वल होती है, ठीक है जी। डाउन पेमेंट जो है उसने 100 रुपये की है और फिर उसके बाद 60 पेमेंट्स की हैं
पर मंथ, ठीक है जी, फॉर 1 ईयर। तो 60 रुपये की इन्होंने साल के अंदर 12 पेमेंट्स की हैं और रेट जो है वो 7% है, कंपाउंड मंथली है। तो N12 है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हमने इन सब की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें ऐड कर देना है। अगेन सवाल ये है कि क्या ये एन्युटी ऑर्डिनरी है या ड्यू है, तो जवाब है कि ये एन्युटी ऑर्डिनरी है। अगला सवाल, कभी कभार हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, आप लोग MFA के अंदर भी इसको इस्तेमाल करेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ अमाउंट, पैसे इकट्ठे करना, सिंकिंग फंड बनाना। मिस्टर मसूद डिपॉजिट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर so as to accumulate a sum of ₹10,000 to purchase a machinery। अच्छा, मसूद साहब जो है वो किसी एक गले में पैसे जमा करते जा रहे थे। जो एक्यूमुलेशन होती है ना, ये सिंकिंग फंड जो होता है ना, सिंकिंग फंड, ये कोई नई चीज़ नहीं होती, ये एक गला होता है जिसमें आप पैसे डालते चले जाते हैं। बेसिकली एक बैंक अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे जमा कराते जा रहे हैं ताकि बैंक वाले भी उसके अंदर उसका इंटरेस्ट डालते जाएं और आप लोग जो है ना खास सर्टेन डेट के ऊपर आपको खास अमाउंट चाहिए होती है जिसे हम एक्यूमुलेटेड सम कहते हैं और वो 10,000 रुपीज़ उसको चाहिए। तो ये जो 10,000 है ये फ्यूचर वैल्यू जो रिक्वायर्ड है एनुअल पेमेंट से। तो उस डेट के ऊपर फ्यूचर में जो पेमेंट आप इकट्ठी करना चाहते हैं वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है। इसे हम कहते हैं एस। इफ द इंटरेस्ट रेट इज 5% कंपाउंडेड क्वार्टरली, एन आपका 4 हो जाएगा। हाउ मच सच क्वार्टरली डिपॉजिट्स, ये जी क्वार्टरली डिपॉजिट्स आ गए। यानी कि उसने ये नहीं कहा कि मुझे टाइम बताएं, उसने कहा कि टाइम मल्टीप्लाई बाई एन कैलकुलेट करके दें, ठीक है जी। ही विल हैव टू मेक। तो जनाब हमारे पास है पीरियोडिक पेमेंट कैपिटल आर और आपके पास अब जो 10,000 है ये एस है। तो हम एस का फार्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू आर इंटू 1 + r⁻t−1 ओवर आर। अब पीरियोडिक पेमेंट्स हैं तो आर ओवर एन और टी मल्टीप्लाई बाई एन। तो बेसिकली वो आपसे ये पूरा का पूरा फैक्टर पूछ रहा है कि बताएं ये क्या आंसर आता है। 10,000 रुपीज़ है आपके पास, पीरियोडिक पेमेंट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, नहीं वो भी दी हुई है, 500 रुपये जमा कराएंगे। 1 + व्हाट इज़ द रेट 0.07 0.05 है, डिवाइडेड बाय पीरियोडिक पेमेंट है तो n 4 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, रेज़ टू पावर टाइम कितना टाइम नहीं पता लेकिन मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, 4t बनेगा और -1 डिवाइडेड बाय 0.05 ओवर 4 ये बनता है जी। अब यहां से आपने टाइम फाइंड आउट करना है और बेसिकली आपको टाइम नहीं चाहिए, आपको टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर चाहिए। तो आप इस पूरे के पूरे फैक्टर को x रख लें और कैलकुलेटर में x कैलकुलेट कर लें, इक्वेशंस सॉल्व करने वाला जो मेथड है ना उस तरीके से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। एक्यूमुलेशन ऑफ अमाउंट या सिंकिंग फंड जो होता है कि फ्यूचर में हमें इतने पैसे चाहिए। A machine cost company ₹1 million and its effective life is estimated to be 20 years। अच्छा, इफेक्टिव लाइफ से क्या मुराद है? यूजफुल लाइफ जो हम लोग डेप्रिसिएशन में इस्तेमाल करते हैं। If the scrap is expected to realize ₹50,000 only, find the sum to be invested every year at 13.25% compound annually for 20 years to replace the machine which cost 30% more over its present value। अब इसमें क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें। उसने कहा कि आज की तारीख में वो मशीन 1 मिलियन की आती है। आज तो आपके पास है ये मशीन, आज तो आपने परचेज नहीं करनी, आज से आपने 20 साल बाद ये मशीनरी परचेज करनी है। उस वक्त आपको कुछ पैसे चाहिए। 20 years फ्रॉम टुडे, आज से 20 साल बाद आपको कुछ पैसे चाहिए, 20 years। और ये 20 years जो है, और ये होता है ऐसे, ये बहुत प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि कंपनीज जो हैं वो ऐसे अपने फ्यूचर के कैश फ्लोज को मैनेज करती हैं। जो बड़े कैश फ्लोज होते हैं ना वो फ़ौरन से डिसाइड करती हैं कंपनीज के भाई हमें फ्यूचर में पैसे चाहिए और इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, तो आज से इकट्ठे करना शुरू करते हैं।
कंपनी के अंदर एक पोजीशन होती है सीएफओ की, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसका काम ही ये होता है कि उसने ये देखना है कि फ्यूचर में कंपनी को किधर पैसे चाहिए, कितने चाहिए, और वो उन सारों को कैलकुलेट करने का और उनको सारों को अरेंज करने का तरीका या सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा होता है। तो जब आप सीएफओ लगेंगे तो आपको ये बातें याद आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मशीनरी कॉस्ट है जी कंपनी की, वो आज 1 मिलियन की आ रही है, लेकिन फ्यूचर में 20 साल बाद तो वो 1 मिलियन की नहीं आएगी। उसने कहा था कि फ्यूचर में 20 साल बाद उसमें 30% इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो 1 मिलियन का 30% कितना होता है जी? 1 मिलियन का 30% होता है 3,300,000। तो 13 लाख रुपए फ्यूचर में इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। दूसरी एक और चीज़ भी होती है कि ये जो करंट मशीन है इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है वो 50,000 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये इसी तरह से होता है कि जब भी कभी फ्यूचर में मशीन बेचें और उसकी जगह पे कोई और लेकर आएँ तो इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होती है ना, वो हम उसकी रिक्वायरमेंट में से माइनस कर देते हैं। हमें पता होता है कि यार हम वो पुरानी मशीन बेचेंगे तो 50,000 तो उससे बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो अमाउंट चाहिए वो 13 लाख माइनस 50,000 यानी कि 12,50,000 रुपये चाहिए। अब ये हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है जो हमने क्रिएट करनी है, मेंटेन करनी है। अब ये 12,50,000 रुपये कैसे आएंगे, उसके लिए उसने कहा है कि वो अमाउंट बताएं जो 13.5%, 13.25% पे कंपाउंड एनुअली इन्वेस्ट की जाए 20 सालों के लिए, टाइम 20 ईयर्स, रेट जो है वो 13%, कंपाउंड एनुअली का मतलब है एन जो है वो 1 है, और आर आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड द रेट, फाइंड द सम टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। तो वो 20 सालों में हर साल पेमेंट करता जाएगा, पेमेंट जमा करता जाएगा, और पेमेंट जो है वो जब जमा करेगा तो 20वें साल के एंड पे 12,50,000 रुपये पूरे हो चुके होंगे। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया हुआ है सम टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, तो ये एन्युटी ऑर्डिनरी से ही सॉल्व करेंगे, एन्युटी ड्यू से सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो है ये जो 12,50,000 है, दिस इज नाउ द फ्यूचर वैल्यू। हम कैपिटल आर लिखेंगे, 1 प्लस आर एज टू पावर टी माइनस 1 ओवर आर, ये फार्मूला जी। वैल्यूज पुट करेंगे, हमें फ्यूचर में चाहिए 12,50,000 रुपये। कैपिटल आर हम लोगों ने फाइंड करना है, रेट है जी 0.1325 रेज टू पावर 20 माइनस 1 ओवर 0.1325। ठीक हो गया जी। तो आर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। ये वो अमाउंट होगी जो आप हर साल इन्वेस्ट करते चले जाएंगे तो आपके पास उतने पैसे बन जाएंगे जितने आपको चाहिए। कितना बनता है? ये पूरा का पूरा फैक्टर आप इधर से कैलकुलेट कर लें, फिर इधर जाके डिवाइड कर दें। नहीं, 11 टैली नहीं हो रहा। क्या आंसर आया मुझे तो बताओ यार। माइनस में अच्छा सॉरी, ये 1 प्लस करना है 1 प्लस करना है, ये प्लस लिखा भी हुआ है इधर, 1 प्लस करना है। 1 प्लस 0.1325 रेज टू पावर 20। हाँ, 14,977। ठीक हो गया जी। अगला सवाल,
परपेचुटी के क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अल्फा कंपनी शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 3.84 एवरी 6 मंथ्स इफ द मनी इज वर्थ 6% कंपाउंड सेमी एनुअली। 6% कंपाउंड सेमी एनुअली है, हर 6 महीने बाद पेमेंट होगी और 3.84 मिलेगा आपको परपेचुअली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द शेयर्स। यानी कि कंपनी के अंदर ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें वो डिसाइड कर देते हैं कि भाई आपको 3.84 रुपीज़ पर ईयर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये इन्वेस्टमेंट जो होती है इसकी सारी की सारी जितनी भी फ्यूचर की 3.84% सारी वैल्यूज़ हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग है तो आर को 2 पे डिवाइड करना होगा, बस डेट्स इट। ठीक है जी, तो 3.84 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 2, तो बेसिकली इसको 0.03 से डिवाइड करना है, तो कितना बनेगा 128 ऑप्शन ए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिलेड एन्युटी या डिलेड परपेचुटी। डिलेड एन्युटी या डिलेड परपेचुटी जो है वो आज की तारीख पे जो है वो स्टार्ट नहीं होती, वो किसी फ्यूचर की डेट के ऊपर स्टार्ट या एंड होती है। इसको समझाने के लिए हम एन्युटी के टाइम पीरियड की बात करते हैं। हम लोगों ने बात की है कि फर्ज करें कि ये हमारे पास एक एन्युटी है जिसका टाइम पीरियड कुछ इस तरह से चल रहा है। 5 सालों की एन्युटी है, पहली पेमेंट हमने इस साल कर दी 5000 की, दूसरी इस साल, तीसरी इस साल, चौथी इस साल और 5वीं इस साल। तो ये है हमारी एन्युटी ड्यू। ठीक है, एन्युटी एडवांस भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली पेमेंट स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर हो रही है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर ये पहली पेमेंट जो है इस डेट पे ना हो, इस डेट पे हो, ये पहली हो, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो हमारी 5वीं पेमेंट एट द एंड ऑफ 5th पीरियड होती है। इस केस में इसको हम एन्युटी ऑर्डिनरी कहते हैं। चाहे एन्युटी ऑर्डिनरी हो या एन्युटी ड्यू, जो हमारा एस या पी आता है ना वो इन डेट्स का आता है। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा इस डेट की आती है एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड की, एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू आती है हमारे पास। और जो फ्यूचर वैल्यू आती है, जो फार्मूले से हम लोगों ने अभी आज शुरू में ही आज पढ़ा था, वो इस डेट की आती है, एस फ्यूचर वैल्यू का होता है। ठीक है, एस जो है वो फ्यूचर वैल्यू का होता है इस डेट का। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो हमेशा एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर की डेट पे आती है, और जो फ्यूचर वैल्यू जो होती है ये इक्विवेलेंट वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ लास्ट पीरियड। लेकिन अगर फर्ज करें कि वो आपको कहता है कि यार इस डेट की हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज चाहिए इसके अलावा किसी और डेट की, यानी कि वो कहता है कि भाई मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए इस डेट की नहीं बल्कि इससे 2 साल पीछे। ठीक है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए इस डेट की नहीं, इससे 2 साल पीछे। तो आपको ये काम 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। पहले जो प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट की है एन्युटी के फार्मूले से वो फाइंड आउट कर लें, फिर उसको मजीद 2 साल डिस्काउंट कर लें, तो आपके पास 2 साल पीछे की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अगर फर्ज करें वो कहता है कि मुझे लास्ट डेट की नहीं चाहिए, इससे 3 साल बाद की अमाउंट चाहिए, 3 years हेंस, 3 years आगे की, तो जो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का आंसर आता है वो तो आता है एट द लास्ट ऑफ लास्ट पीरियड। तो उसके बाद हम उसे 3 साल मजीद डिस्कम्पाउंड कर लेंगे। कंपाउंड और डिस्काउंट करने के लिए वही वैल्यूज यूज करेंगे या वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा है। तो जनाब ऐसी एन्युटीज जिनकी प्रेजेंट वैल्यू आपने उस डेट की नहीं बल्कि उससे पीछे किसी डेट की फाइंड आउट करनी है, तो अब अगर हम इस डेट पे खड़े हैं तो हम कहेंगे कि ये एन्युटी यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही, ये डिले से स्टार्ट हो रही है, इसे डिलेड एन्युटी कहते हैं। ठीक है, एन्युटी या परपेचुटी जो डिले से स्टार्ट हो रही है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। फर्ज करें कि वो कहता है कि जनाब आज से 2-3 सालों के बाद, जैसे देखें ना यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मैं कहूँगा आज से 1, 2 और 3 सालों के बाद पहली पेमेंट होनी, तो वो मुझे कहते हैं बताएं इसकी फ्यूचर वैल्यू टोटल सारी की सारी अमाउंट्स की आज की तारीख पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो हम 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूले से जो एन्युटी का है, और उसके बाद उसको 2 साल मजीद पीछे ले जाएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके।
ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन हमारी होगी। सेम गोज विद एन्युटी। एन्युटी के केस में क्या है कि बस फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो नीचे एक क्वेश्चन है फर्म वाला, ये हमारा एक्चुअली एक डिलेड एन्युटी का क्वेश्चन है। ए फर्म वांट टू एस्टैब्लिश अ लाइब्रेरी मेंटेनेंस फंड फॉर अ यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, द फर्म वुड प्रोवाइड 25,000 एवरी 6 मंथ। जो फर्म है वो चाहती है कि हर 6 महीने बाद हम 25,000 रुपया दें, ठीक है। तो बेसिकली ये सेमी एनुअल पेमेंट्स है 25,000 की। द फंड यील्ड्स ए 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। रेट भी 10% आ गया है सेमी एनुअली। What is the initial deposit required to establish the perpetual system of payments from the interest every 6 months after making the first payment from the principal? अच्छा जी, ये भी बात उन्होंने कर दी है कि पहली पेमेंट हम प्रिंसिपल अमाउंट में से ही कर देंगे। अब ये असल में आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों ने शुरू में भी एग्जांपल ली थी कि अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट निकालते जाएं तो फिर हम अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने परपेचुइटी में कॉन्सेप्ट समझा। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि आप इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं और इंटरेस्ट करना चाहते हैं 25,000 एवरी 6 मंथ, ठीक है जी। लेकिन आपने कहना है, ठीक है जी, व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश द परपेचुअल सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ। तो आपने क्या करना है, आपने देखें, आपने पहली पेमेंट जो है वो कहाँ से करनी है, आपने पहली पेमेंट यहीं पे इसी डेट पे कर देनी है। पहली पेमेंट 25,000 की इसी डेट पे कर देनी है, दूसरी 25,000 यहाँ पे, तीसरी 25,000 यहाँ पे। तो ये बेसिकली इट लुक्स लाइक एन्युटी, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो क्योंकि ये अनलिमिटेड पीरियड तक जा रही है तो बेसिकली एक परपेचुइटी है, 25,000 की परपेचुइटी है। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी जो होती है वो कैपिटल आर प्लस आर ओवर आर होता है। और यहाँ पे भी ये आर जो है ये कौन सा होगा, इसको एन से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि सेमी एनुअल है। तो हमारे पास आंसर आएगा 25,000 प्लस 25,000 का व्हाट इज द रेट 10% 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 25,000 0.1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.5। 25,000 को 0.5 से डिवाइड करेंगे और उसमें 25,000 ऐड करेंगे, 525 आएगा, ठीक है जी। तो ये है एन्युटी परपेचुइटी का फार्मूला, ठीक है। ये है आपका परपेचुइटी का फार्मूला। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारी परपेचुइटी और एन्युटी कंप्लीट होती है। आप लोगों के कोई सवाल परपेचुइटी और एन्युटी से रिलेटेड? एक हाँ, एनपीवी आईआरआर हम लोगों ने ब्रेक के बाद करने, तो 5-10 मिनट की ब्रेक होगी, उसके बाद हम लोग करेंगे। एन्युटी और परपेचुइटी के अंदर कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल आप लोगों के पास अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जनाब कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल? ठीक है, फिर ब्रेक करते हैं। 2 बजे इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। 2 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे एनपीवी आईआरआर और इनका पर्पस, इनके मेथड्स और बाकी सारी चीज़ें।